नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। संसद का आगामी मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू हो रहा है। सरकार संसद के मानसून सत्र में 24 बिल पेश कर सकती है और इस सत्र में सेंट्रल हॉल में राज्यपाल, मुख्यमंत्रियों, राज्यों के मंत्रियों और पूर्व सांसदों की एंट्री हो सकेगी। सत्र 18 जुलाई को आरंभ होकर 12 अगस्त तक चलेगा और इसमें कुल 26 दिनों की अवधि में 18 बैठकें होगी। बता दें कि संसद का यह सत्र खास रहने वाला है क्योंकि 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होना है। दूसरी ओर उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 अगस्त को होगा। उपराष्ट्रपति पद के लिए अगर निर्विरोध निर्वाचन नहीं हुआ तो उसी दिन मतों की गणना भी होगी। उपराष्ट्रपति के रूप में वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। तो आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी मतदान होना है। आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। मानसून सत्र में 24 बिल पेश हो सकते हैं। इसके साथ ही 12 अगस्त तक मानसून सत्र चलेगा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी आज मतदान होना है। मानसून सत्र की आज से शुरुआत होनी है और ऐसे में आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। चौबीस बिल पेश होंगे। दरअसल आपको बता दें कि आज से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। तो संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। यह सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। तो संसद का आगामी सत्र आज से शुरू हो गया है। आपको बता दें कि 12 अगस्त तक मानसून सत्र चलेगा। लोकसभा सचिवालय ने जानकारी देते हुए बताया है कि 17वीं लोकसभा का 9वां सत्र 18 जुलाई से शुरू हो रहा है और इसके 12 अगस्त तक चलने की संभावना है। वहीं राज्यसभा सचिवालय के बुलेटिन में कहा गया है कि राज्यसभा का सत्र 18 जुलाई से शुरू होगा। संसद के मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। कांग्रेस प्रवर्तन निदेशालय की ओर से राहुल गांधी से पूछताछ, महंगाई, बेरोजगारी और अन्य अहम मुद्दों को लेकर सरकार को घेर सकती है। और वहीं राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। उपराष्ट्रपति पद के लिए धनखड़ नामांकन करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है और उपराष्ट्रपति पद के लिए आज जगदीप धनखड़ नामांकन करेंगे। तो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। और रुख करेंगे उत्तर प्रदेश के वाराणसी का, जहां पर ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण में आज सुनवाई होनी है। हिंदू पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने बहस पूरी कर ली है। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई होगी। आज वादी राखी सिंह की ओर से उनके अधिवक्ता दलील पेश करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण में आज सुनवाई होनी है। वाराणसी से ये बड़ी खबर हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हिंदू पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने बहस पूरी कर ली है और आज एक बार फिर से सुनवाई होनी है। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में ये सुनवाई होगी। तो आज ज्ञानवापी मामले में सुनवाई होगी। आज वादी राखी सिंह की ओर से उनके अधिवक्ता दलील पेश करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें वाराणसी से है, जहां पर ज्ञानवापी मामले पर आज सुनवाई होनी है और इसके साथ ही पिछले दिनों भी दलीलें रखी गई हैं। हिंदू पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने बहस पूरी कर ली है और आज वादी पक्ष से राखी सिंह के वकील की तरफ से दलीलें दी जाएंगी। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में यह अहम सुनवाई होनी है और वादी राखी सिंह की ओर से उनके अधिवक्ता दलील पेश करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिषेक झा हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। अभिषेक,
ज्ञानव्यापी मामले पर आज सुनवाई एक बार फिर से होनी है। जी, ज्ञानवापी मामले पर आज फिर से एक बार सुनवाई शुरू होने वाली है और जो श्रृंगार गौरी और नियमित दर्शन पूजन का मामला है जिसमें कमीशन के आदेश दिए गए थे और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केस की पहुंचनीयता पर यानी 7/11 के मामले में जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने अपनी आपत्ति दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बेंच में, वहां से आदेश हुआ था कि इस मामले की पहुंचनीयता पर सबसे पहले सुनवाई हो और फैसला हो। उसी क्रम में पिछले हफ्ते गर्मी की छुट्टियों के बाद 4 दिन लगातार सुनवाई हुई और उसके बाद सोमवार की तारीख मुकर्रर की गई थी और आज इसी मामले को लेकर के सुनवाई है। हरिशंकर जैन और विष्णु जैन ने अपनी दलीलें पिछले सुनवाई तक पूरी कर ली थी और अब जो है वो राकेश सिंह के अलावा जो अन्य महिलाएं हमारी महिलाएं हैं उनके जो वकील हैं शिवम गौड़ और जो अन्य वकील है वो अपनी दलीलें पेश करेंगे और कहीं ना कहीं मामला जैसे पिछली सुनवाई में हमने देखा कि शिव पुराण से लेकर के तमाम बातों का जिक्र किया गया था कि ये आदि विश्वेश्वर का स्थान है, उस जगह पे मस्जिद नहीं हो सकती। उसके साथ ही साथ हरिशंकर जैन और विष्णु जैन की तरफ से ये तर्क दिए गए थे कि वक्त की प्रॉपर्टी जिसे बताया जा रहा है उसका कहीं भी लिखित उद्देश्य पार्टी ने नहीं दिया है, यानी कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने नहीं दिया है। तो ये 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि पक्ष का दावा धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा है और आज इसी क्रम में जो 52 बिंदु मुस्लिम पक्ष की ओर से उठाए गए थे उन पक्षों को लेकर के आज हिंदू पक्ष की ओर से काउंटर किया जाएगा। जी बिल्कुल अभिषेक, पिछले दिनों सुनवाई हुई तो उसमें दरअसल क्या कुछ निकल करके आया, और दूसरी बात ये कि आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है हिंदू पक्ष के लिए भी, क्योंकि आज का जिस तरीके से सावन का सोमवार भी है और ऐसे में भगवान भोले के प्रति किस तरीके से आस्था का जनसैलाब भी हुआ वाराणसी में उमड़ता हुआ नजर आ रहा होगा। दूसरी तरफ मामले की सुनवाई होनी है। निश्चित तौर पे देखिए, एक तरफ तो मामले की सुनवाई होनी है और दूसरी तरफ जो भोले के भक्त है वो कल से ही सोमवार में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए कतार में खड़े थे। लगातार सुबह से दर्शन हो रहा है और अंदाजा जताया जा रहा है कि 6 लाख से ज्यादा आएंगे जो जलाभिषेक करेंगे बाबा विश्वनाथ का। ऐसे में जो सुरक्षा के इंतजाम है वो भी बेहद पुख्ता है और दूसरी ओर जो आदि विश्वेश्वर यानी बिल्कुल जो काशी विश्वनाथ मंदिर के जो सटा हुआ इलाका है बिल्कुल जहाँ पे दावा किया जा रहा है कि आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग मिला है वजू खाने में, उसे भी लेकर के लोगों और श्रद्धालुओं के मन में बड़ा एक भाव है कि जल्द से जल्द इसका फैसला जो है वो उनके पक्ष में आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए अभिषेक। तो वाराणसी इसी बड़ी खबर है जहाँ पर ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले पर आज सुनवाई होनी है। हिंदू पक्ष की ओर से दलीलें रखी गई थी और जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में आज सुनवाई एक बार फिर से होनी है और आज वादी राखी सिंह की ओर से उनके अधिवक्ता दलील पेश करेंगे। तो हिंदू पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता की बहस पूरी कर ली गई है और आज एक बार फिर से मामले पर सुनवाई होनी है। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई होगी और वादी राखी सिंह के वकील की तरफ से आज दलीलें पेश की जाएंगी। आज सावन का पहला सोमवार है। आज के दिन भक्त शिव को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा आराधना करते हैं। इस दिन शिवलिंग पर गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, कपूर, दूध, चावल, चंदन और भस्म जैसी चीजें अर्पित की जाती हैं। आइए जानते हैं कि आज के दिन किन राशियों पर भोलेनाथ की कृपा रहने वाली है। आज हरिद्वार से काशी तक भक्तों का जनसैलाब उमड़ा है। मंदिर और शिवालयों में श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर उनकी आराधना कर रहे हैं। और
और उधर वाराणसी में बाबा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में सावन का पहला सोमवार को लेकर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए देश विदेश से सावन के मौके पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं सुबह से ही लोग लाइन में खड़े होकर पूजा करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इस बार काशी विश्वनाथ मंदिर में 6 लाख श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए आने की संभावना जताई गई है। तो काशी विश्वनाथ में श्रद्धालुओं के भीड़ देखने को मिली। सावन के पहले सोमवार को लेकर के जनसैलाब उमड़ पड़ा। 6 लाख श्रद्धालुओं के दर्शन करने की उम्मीद जताई गई है। पहला सोमवार है इसलिए है कि बाबा का हम लोग पसंद रहते हैं, बाबा हम लोग से, इसलिए हमें हर पहले सोमवार को हम लोग दर्शन करते हैं। और किस वर्ग से आप लोग जो जलाभिषेक कर रहे हैं? हम लोग यादव बंधु की वजह से हम लोग दर्शन करते हैं। कहाँ जा रहे हैं जलाभिषेक करने? अब जा रहे केदार जी से होता है, मार्कंडे महादेव तक होता है। मार्कंडे महादेव। पहला सोमवार है, कितना उत्साह है? कन्नौज में सावन के पहले सोमवार के मौके पर सिद्धपेट बाबा गौरी शंकर के मंदिर में सुबह से ही भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही लोग लाइन में खड़े होकर पूजा करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि सावन का महीना भोले बाबा की शक्ति के लिए बेहद खास माना जाता है और ऐसे में श्रद्धालुओं का जो बाबा के प्रति भक्ति भावना होती है वो और भी जागृत होती है। सावन का पहला सोमवार है आज और सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है। और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए भाजपा ने एनडीए के उम्मीदवार के ऐलान करने के बाद विपक्षी दलों ने भी रविवार को अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। एनसीपी चीफ शरद पवार ने इनके नाम का ऐलान किया है। मार्गरेट अल्वा विपक्ष की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार घोषित हुई हैं। विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा को उम्मीदवार बनाया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने ऐलान किया है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं मार्गरेट अल्वा। मार्गरेट अल्वा विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगी। मार्गरेट अल्वा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं। विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा को अपना उम्मीदवार बनाया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मार्गरेट के नाम का ऐलान किया है। और अब रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल मंकी पॉक्स को लेकर यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग आज गाइडलाइन भी जारी करेगा। सीमावर्ती जिलों में विशेष निगरानी का निर्देश जारी किए गए हैं। लखनऊ से जो सटे हुए जिले हैं उनमें विशेष निगरानी के निर्देश जारी किए गए हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। प्रभावित देशों से लौटने वालों को 21 दिन तक निगरानी होगी। केरल में मंकी पॉक्स का मरीज मिलने से उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया गया है। तो सीमावर्ती जिलों में विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। प्रभावित देशों से लौटने वालों की 21 दिनों तक निगरानी की जाएगी, ये स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा गया है। केरल में मंकी पॉक्स का मरीज मिला है और जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। तो लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर मंकी पॉक्स को लेकर यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। दर्शकों को बड़ी अपडेट दे रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग आज जारी करेगा गाइडलाइन।
और इसके साथ ही मंकी पॉक्स को लेकर के स्वास्थ्य विभाग बेहद सतर्क नजर आ रहा है। सीमावर्ती जिलों में विशेष निगरानी का निर्देश जारी किया गया है। लखनऊ के आसपास के जो जिले हैं उन जिलों में विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं स्वास्थ्य महकमे की तरफ से। प्रभावित देशों से लौटने वालों की 21 दिनों तक निगरानी के भी निर्देश जारी किए गए हैं। केरल में दरअसल मंकी पॉक्स का मरीज मिला है और जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रियम पाठक फोन लाइन पर बने हुए हैं। प्रियम, मंकी पॉक्स को लेकर के उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल योगेश, देखिए स्वास्थ्य विभाग लगातार सतर्कता को बरते हुए है, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर चूंकि बारिश का भी मौसम है, कोई महामारी ना फैले उसको लेकर भी, और जिस तरीके से मंकी पॉक्स को लेकर कई दूसरे देशों में मामले जो है वो देखने को मिले हैं। केरल में जो है वो मंकी पॉक्स का मामला मिला है, तो उसको ध्यान में रखते हुए यूपी में पहले से एहतियातन तौर पर कि यूपी में जो है इस तरीके के मामले ना आए, तो उसको ध्यान में रखते हुए वो जारी किया गया है, जिसमें सभी जो वहाँ से जो भी यात्री लौट कर आएंगे वापस को, तो उनको 21 दिन तक जो है उनकी निगरानी करनी होगी। जितने भी जो बॉर्डर एरिया है यूपी के, जो सीमा जिले हैं, वहां पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं कि जो बॉर्डर एरिया है वहां पर विशेष तौर पर निगरानी रखी जाए, क्योंकि दूसरे राज्यों से भी लोग आते जाते रहते हैं। तो ऐसे में जो संक्रमण है वो जो है वो स्प्रेड ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए पहले से ही अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग पहले से मुस्तैद नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग आज इसको लेकर गाइडलाइन भी जारी कर सकता है कि क्या कुछ इसको लेकर जो है वो किस तरीके से सावधानियां बरतनी है, किस तरीके से प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या चीजें होंगी, सभी चीजों को लेकर आज स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो है वो गाइडलाइन भी इसको लेकर जारी की जा सकती है। बिल्कुल प्रियम, अगर मंकी पॉक्स का जिक्र करें तो पिछले 4 महीनों से जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं अलग अलग जगहों पर देखा गया है, ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी अब अलर्ट जारी किया गया है। और अलर्ट जारी करने के साथ ही स्वास्थ्य महकमे की तरफ से किस तरीके के अस्पतालों के लिए निर्देश दिए गए हैं, न केवल जिले बल्कि देहात ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी। देखिए, अभी चूंकि उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी कोई मंकी पॉक्स का मामला नहीं आया है, लेकिन चूंकि केरल में एक मामला आया तो उसको ध्यान में रखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल अभी गाइडलाइन जो है वो आज जारी की जा सकती है कि उसमें अस्पतालों में किस तरीके से व्यवस्थाएं करनी होंगी, अगर कोई मरीज आता है तो उसका किस तरीके से ट्रीटमेंट होना होगा, किस तरीके से सतर्कता को बरतना होगा, क्या मानक होंगे, तो इन सभी चीजों को लेकर गाइडलाइन आ सकती है। अभी बिल्कुल आज गाइडलाइन आ सकती है और जिला अस्पतालों के साथ साथ सभी सीएचसी में भी सैंपल कलेक्शन की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। आशा एवं एएनएम कार्यकर्ता को भी लक्षण की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए प्रियम। तो मंकी पॉक्स को लेकर के उत्तर प्रदेश में भी अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको। दरअसल बता दें कि मंकी पॉक्स को लेकर के अब उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं हम। बीते दिनों केरल में भी मंकी पॉक्स का मरीज मिलने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को सतर्कता के निर्देश दिए हैं और स्वास्थ्य विभाग ने सभी सीएमओ को लक्षण वाले मरीजों की जानकारी देने और सैंपल कलेक्शन की तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। यह भी निर्देश दिए गए हैं कि जहां भी विदेश यात्रा से कोई लौटा हो उसे अन्य लोगों से अलग रहने के लिए कहा जाए। यदि विदेश से लौटने वालों में लक्षण है तो उसकी तत्काल जांच कराई जाए। यदि विदेश यात्रा से लौटने वाला व्यक्ति मंकी पॉक्स संक्रमित किसी मरीज के संपर्क में आया है और उसमें लक्षण है तो उसे तत्काल आइसोलेट करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो मंकी पॉक्स प्रभावित देशों से लौटने वालों की 21 दिन तक निगरानी भी करने को कहा गया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। दरअसल जिला अस्पतालों के साथ साथ सभी सीएचसी में भी सैंपल कलेक्शन की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। आशा और एएनएम कार्यकर्ता को भी लक्षण की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सर्विलांस अधिकारी के अगर जिस तरीके से उन्होंने बताया है और उन्होंने कहा है कि गाइडलाइन भी इसकी तैयार कर ली गई है और आज जो कि है वो जारी होगी, जल्द ही इसे जारी कर दिया जाएगा उन्होंने कहा है। और आज गाइडलाइन जारी होने की बात कही जा रही है उत्तर प्रदेश में।
उधर उत्तर प्रदेश के लखनऊ का बहुचर्चित लुलु मॉल में नमाज पढ़ने का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। अब हनुमान चालीसा के पाठ के बाद एक अलग ही विवाद शुरू हो गया है। इस विवाद को लेकर मॉल प्रशासन सामने आया है। इस मामले में लुलु मॉल निदेशक जयकुमार गंगाधर ने सफाई देते हुए एक पत्र भी जारी किया है। लुलु मॉल प्रबंधन ने इस मामले में पत्र जारी किया है और इसके साथ ही जारी किए गए इस पत्र में मॉल प्रशासन की तरफ से सफाई देते हुए लिखा गया है कि हम लखनऊ की जनता के आभारी हैं जिन्होंने हमारे मॉल को इतना समर्थन दिया है। हम ये बताना चाहेंगे कि लुलु मॉल एक अपूर्णतया व्यावसायिक प्रतिष्ठान है जो बिना किसी जाति या वर्ग का भेद किए व्यवसाय करता है। तो लुलु मॉल प्रबंधन ने अफवाहों पर विराम लगाने की कोशिश की है। लुलु मॉल के निदेशक ने जारी किया है पत्र और जिसमें कहा गया है कि दरअसल वो पूरी तरीके से व्यावसायिक केंद्र है, वो किसी भी जाति धर्म से भेदभाव नहीं रखता है मॉल। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।